वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी और इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं तो वो डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोलॉजी इज द ब्रांच दैट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट? ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, उसको उसकी स्टडी को करना, इसको इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी वाज फर्स्ट, दिस टर्म वाज यूज्ड बाय द अर्नेस्ट हैकल इन 1866। अर्नेस्ट हैकल ने पहली बार ये इकोलॉजी का वर्ड यूज किया था। अगर हम लोग इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में एनिमल रहेगा, फिर उसके आजू बाजू जो भी है एनवायरमेंट है, फिर क्लाइमेट जो है, और फिर सॉइल। तो ये सब जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं इकोलॉजी। नाउ इकोलॉजी हैज बीन प्रेजेंटेड अ ब्रॉड डायमेंशन। यहाँ पे सब कुछ आ जाता है, एनवायरनमेंट, बैक्टीरियाज, प्लांट्स, सब कुछ की बात हो जाती है। ओके, सो दिस व्हाट इज द इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज द हाउ द ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विथ each other, or the how the organism interact with the biotic and abiotic components of its environment. This is known as the ecosystem. This term was first used by the A.G. Tansley. A.G. Tansley ने पहली बार ये वर्ड को यूज किया था। So, ecosystem is the functional unit of nature in which biotic factors interact with the abiotic factors. Then coming to the next, components of the ecosystem. अब ecosystem जो word है उसको A.G. Tansley ने बताया था पहली बार। Ecosystem is the how the organisms interact with the biotic and abiotic components. An ecosystem is a community of organisms living in conjunction with the non-livings and interacting. Means components of ecosystem. Ecosystem is how the organisms interact with the abiotic and biotic components. Now, this is an ecosystem. It is a open system, and there is a various organisms. It is the basic functioning unit. It is the basic functioning unit. It consists of both biotic and abiotic components. Biotic means ऐसे चीज़ें जिसमें लाइफ होती है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, देन प्लांट्स हो गए, सैप्रोफाइट प्लांट्स जैसे कि मशरूम हो गई, और फंगाई हो गए। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल सन, एयर, वाटर, या बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट। बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं। नाउ यहाँ पर देखिए आप, कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। सी, सो बायोटिक कंपोनेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। हु इज़ द प्रोड्यूसर? प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर है, क्योंकि प्लांट ही मेनली प्रोड्यूस करते हैं। देन वी ऑल आर द कंज्यूमर, एंड देन कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो जब डेथ होगी तो डिकम्पोजर्स आते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट में बात करें तो उसमें दोनों हैं, एंड डेट आर द लाइट, वाटर, सॉइल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। ये सब जो है ये अबायोटिक हैं, क्योंकि इनके पास लाइफ नहीं है तो वो अबायोटिक है। नाउ व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? सबसे पहले ऑर्गेनिज्म रहेगा। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक सेम टाइप के होंगे तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से लैंडस्केप। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप। द नंबर ऑफ लिविंग बींग्स of the same species is known as their population. पॉपुलेशन क्या होगा? सेम टाइप के जब ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग डेट इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से क्या बनेगा? कम्युनिटी। कम्युनिटी से क्या बनेगा? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से लैंडस्केप बन जाएगा। ना कंपोनेंट्स ऑफ द इकोलॉजी। इकोलॉजी में भी वही होंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। हर लेवल पे एक डिकम्पोजर रहता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? जो इंसान ने खुद बनाया होगा, जैसे कि खेत हो गया, फार्म हो गया और फील्ड हो गया, और एक्वेरियम हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब मैन मेड और द आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं। इकोसिस्टम में दोनों टाइप के होंगे, टेरेस्ट्रियल भी, एक्वाटिक भी। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे है, एक्वाटिक जो पानी के अंदर रहेगा। पानी के अंदर भी दो टाइप होंगे, सलाइन, नॉन सलाइन। नॉन सलाइन क्या होगा? जो जैसे कि पॉन्ड, लेक, वाटरफॉल पे रहेगा। सलाइन क्या होगा? जो सी में रहेगा, ओशन में रहेगा, एस्चुरी में रहेगा। एस्चुरी मतलब कि जहाँ पे रिवर जो है, जहाँ पे वो सी से मिलती है, उसको एस्चुरी कहा जाता है। मरीन इकोसिस्टम जो है अराउंड 70% है पूरे अर्थ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ओशन ही है ना।
तो 70% जो अर्थ इकोसिस्टम है वो मरीन इकोसिस्टम है। देन अगर हम लोग ओशन की बात करें, उसका सबसे लोवेस्ट जोन है उसको बेंथिक जोन कहा जाता है। लोवेस्ट जोन को, ऊपर के जोन को नेराइटिक जोन कहा जाता है ना। ओशंस जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट होगी, जिसलिए और वो सबसे ज़्यादा वहीं पे बायोडाइवर्सिटी होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल भी वही है। लेकिन अगर मैंग्रोव आता है तो मैंग्रोव में सबसे ज़्यादा लाइफ फॉर्म होगी। मैंग्रोव और ओशंस रहेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव में होगी लाइफ फॉर्म, क्योंकि जो मैंग्रोव है वहाँ पे बहुत सारा मडी एरिया है, मार्शी एरिया है, तो वहाँ पे बहुत सारी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट होती हैं। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या होता है कि कभी कभी जब हम लोग चीज़ों को, इन्वायरमेंट को ज़्यादा यूज करते हैं तो वहाँ पे इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब कि जितना यूज कर रहे हैं उतना जनरेट नहीं हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है किसका, डेट इज द इकोनॉमिक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का। व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी? कैरिंग कैपेसिटी मतलब एक इन्वायरमेंट है वो कितने लाइफ को सपोर्ट कर सकता है, कितने पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, उसे उसकी कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे एक इन्वायरमेंट की। एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ कैन लेड टू द फेलियर। ज़्यादा पॉपुलेशन अगर मतलब रिसोर्सेज कम है, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाएगी तो क्या होगा, इकोसिस्टम फेल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फूड वेब और फूड चेन। ओके, फूड वेब और फूड चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? फॉर एग्जांपल ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक। ये फूड चेन है। बट क्या ऐसे ही हमेशा होगा क्या कि ग्रास को ग्रास हॉपर ही खाएगा? ग्रास को डियर भी खा सकता है, डियर को लायन भी खा सकता है। सो ऐसे भी हो सकता है कि ग्रास को ग्रास हॉपर खाए और ग्रास हॉपर को कोई और एनिमल खा जाए। सो कैसे भी हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फूड वेब। मतलब कि जो ये चेन है वो सीधा नहीं है हर जगह, ये किधर भी क्रॉस हो जाएगा, तो उसी को फूड वेब करते हैं, मतलब सब कुछ कनेक्टेड है। ये देखिए यहाँ पर दो हमें एग्जांपल दिया है, तो ग्रास को गोट ने खाया, गोट को ह्यूमन ने खाया, दिस इज द फूड वेब ना। फूड चेन में कितने लोग आते हैं, तो वहाँ पे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, मतलब जो अलग अलग लेवल होंगे। पहला जो कंज्यूमर रहेगा, पहला तो जो प्रोड्यूसर है उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफ, जो ग्रास है वो सन की लाइट लेके अपना प्रोड्यूस कर रही है। पहला जो जिसने खाया होगा ग्रास को वो प्राइमरी कंज्यूमर है। देन सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा जो उस एनिमल को खाएगा, मतलब कि यहाँ पे ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर है और स्नेक टर्चरी कंज्यूमर है, मतलब सबसे ऊपर स्नेक आ रहा है। ह्यूमंस क्या हैं? ह्यूमंस जो हैं वो ग्रास मतलब कि कुछ लिफी वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर भी हो जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर aquatic इकोसिस्टम रहा तो। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में उगते हैं मेनली, तो इसको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। नो, डियर जो है वो हर्बीवोरस एनिमल है। एंट जो है वो डिकम्पोजर है, प्राइमरी कंज्यूमर भी है, स्कैवेंजर भी है। स्कैवेंजर क्या होते हैं? जो डेड प्लांट्स को खाते हैं उसको स्कैवेंजर कहते हैं। टाइगर कार्निवोरस है, फॉक्स ऑमनिवोरस है, ह्यूमंस ऑमनिवोरस है, डॉग ऑमनिवोरस है। नाउ द कॉमन मरीन फूड सिस्टम। मरीन फूड सिस्टम में क्या होगा? डायटम होगा, क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन मतलब फिश, देन हेरिंग। सो डायटम क्रस्टेशियन, डायटम क्रस्टेशियन हेरिंग। फ्लो ऑफ एनर्जी। हाउ द एनर्जी फ्लो मीन्स जब एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है तो उसको ताकत मिलेगी, तो जो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। देन और जो एनर्जी पास होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द प्राइमरी कंज्यूमर टू द सेकेंडरी टू द टर्चरी, वो हमेशा 10% ही एनर्जी पास होती है। पूरी एनर्जी कभी नहीं पास होती, ओनली 10%, इवन 50% भी नहीं बोल सकते हम लोग। सो एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, ओनली 10% energy goes on to the next trophic level. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be changed from one form to another. Now 10% लॉ जो है, मतलब कि 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये सबसे पहले किसने बोला था? तो ये रेमंड लिंडरमैन करके एक साइंटिस्ट था, उसी ने बताया था। रेमंड लिंडरमैन ने कि 10% एनर्जी पास होती है। देन नेक्स्ट टॉपिक, ट्रॉफिक लेवल्स। सो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। देन प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं उनको प्राइमरी सेकंड ट्रॉफिक लेवल, देन सेकेंडरी कंज्यूमर को थर्ड ट्रॉफिक लेवल, टर्चरी को फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, एंड देन डिकम्पोजर्स होते हैं वो सारे ट्रॉफिक लेवल्स पे होते हैं।
पिरामिड ना। बायोमास क्या होता है? बायोमास मतलब कोई भी लाइफ वो एग्जिस्ट होगी तो उसको उसके डेड डेड होने के बाद उसका कुछ वेस्ट तो बचेगा ना बॉडी का, तो वही उसी को बायोमास कहते हैं। प्लांट का, एनिमल का, सबका बायोमास होगा। तो बायोमास जो होता है वो दोनों टाइप का पिरामिड हो सकता है। आइदर इट कैन बी एक ये इन्वर्टेड पिरामिड भी हो सकता है और सीधा पिरामिड भी हो सकता है। सीधा पिरामिड कहाँ पे होगा? मतलब कि ग्रास लैंड है तो ग्रास जो होगी, ग्रास खाने वाले जो एनिमल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे ना एट वहाँ पर। कि ग्रास को अगर सारी ग्रास खत्म हो जाएगी तो ग्रास का वेट जो है, ग्रास का जो पूरा डेड होने के बाद जो बचेगा वो बहुत कम होगा। बट एनिमल्स के डेड होने के बाद बहुत ज़्यादा उनका वेस्ट रहेगा। बट अगर हम लोग एनी वाटर में बात करें तो वाटर में क्या होता है? छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो रहेंगे, बट वो छोटे छोटे प्लांट्स का वेट बहुत कम होता है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इन्वर्टेड होता है। तो उसके बाद फिश का ज़्यादा रहेगा, स्मॉल फिश का और ज़्यादा, फिर बिग फिश का तो बहुत ज़्यादा वजन होता है। बट अगर हम लोग ग्रासलैंड या ये सब की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, तो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हो गए तो उनका बायोमास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर उनको खाने वाले तो कम एनिमल्स होंगे तो वो कम होगा, फिर उससे भी कम होगा, तो वो कैसे ऊपर जाएंगे तो कम होता जाएगा। तो दैट इज द स्ट्रेट पिरामिड। बट दिस इज द इन्वर्टेड पिरामिड। वो इन्वर्टेड पिरामिड हमेशा वाटर बॉडीज में दिख जाएगा आपको। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मिट्टी है, अब मिट्टी में वहाँ पे ग्रास उग गई या कोई समझ लो कोई सब्जी उगा दी गई, भांजी, लीफी वेजिटेबल, और वो उगाने के बाद क्या हुआ कि उसको उसके जो पत्ते हैं उसके पत्ते को इंसानों ने खा लिया, या फॉर एग्जांपल उसके पत्ते को बकरी ने खा लिया और बकरी को इंसान ने खाया। तो जो उसके अंदर वेस्ट टॉक्सिक चीज़ें हैं वो क्या होंगी? फ्रॉम द प्लांट इट विल पास टू द एनिमल। अब एनिमल एक पत्ते को खाएगा क्या? नहीं, बहुत सारे पत्ते को खाएगा, तो उसके पास हर पत्ते में से टॉक्सिसिटी आ जाएगी उसके अंदर। और एनिमल जो ह्यूमंस है उस वो भी तो बहुत सारे एनिमल्स खाते होंगे ना हमेशा, तो वो सारी टॉक्सिसिटी ह्यूमंस के अंदर आएगी। तो ये क्या होगा कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल पे क्या होगा, इन इस ट्रॉफिक लेवल द अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, कि हर ट्रॉफिक लेवल पे टॉक्सिसिटी जो है, जहरीले चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। तो इसको बोलेंगे बायोमैग्निफिकेशन, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, फॉर एग्जाम्पल डीडीटी और द मर्क्यूरी। देन बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है? बायोजियोकेमिकल साइकिल जैसे कि नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये इन्वायरमेंट में है। तो कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह पास होती हैं, इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। बायोजियोकेमिकल साइकिल में दो टाइप आएंगे, गैसियस साइकिल होगी, सेडिमेंट्री साइकिल होगी। गैसियस साइकिल किसकी होगी? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, क्योंकि ये हमेशा गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। बट सेडिमेंट्री साइकिल किसकी होगी? कैल्शियम की, फास्फोरस की, सल्फर की, ये सब मेनली आपको सॉलिड फॉर्म में मिलते रहेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होगा? कोई जगह है वहाँ पे सारे एनिमल्स खत्म हो गए या सारे प्लांट्स खत्म हो गए तो फिर धीरे धीरे प्लांट उगना चालू करते हैं ना। सो ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच इकोसिस्टम डेवलप एंड चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो स्टेज है वो कैसे होगा? सबसे पहले न्यूडेशन होता है, न्यूडेशन के बाद माइग्रेशन, फिर इसेसिस, फिर रिएक्शन, फिर स्टेबलाइजेशन होता है। अच्छा, अब इन्वायरमेंट मूवमेंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इन्वायरमेंट मूवमेंट था वो इंडिया में जो था वो चिपकू मूवमेंट था 1973 में, उसको सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था। और 1974 में गौरा देवी जो हैं वो गहरवाल हिमालय में उन्होंने फेलिंग ऑफ ट्रीज को काटने पे एक मूवमेंट चलाया था, ऐसे ही कुछ। तो वो उसको भी चिपको आंदोलन ही कहा जाता है। देन इकोलॉजी, अब इसका स्लोगन क्या था? ये जो चिपको मूवमेंट था तो इसका इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। देन अपिको मूवमेंट कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था, वो भी सेम लाइक चिपको मूवमेंट था। देन कमिंग टूवर्ड्स द our questions which are given here, we are going towards the question now because okay, थोड़ा सा और फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। इक्लिप्टस जो होता है वो उसको इन्वायरमेंट इवल कहा जाता है क्योंकि उसको जहाँ भी लगाएंगे बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। और दो टाइप के aquatic इकोसिस्टम होते हैं, एक लेंटिक होता है, एक लॉटिक होता है। लेंटिक क्या होता है? जैसे कि जो एक ही जगह पे रहे, पानी, पॉन्ड हो गया,
पॉन्ड जो होता है, लेक हो गई, ये सब एक ही जगह पे रहेंगे ना, स्टैटिक रहेंगे, तो इसको कहा जाता है लेंटिक इकोसिस्टम। लॉटिक क्या होगा, फ्लो करने वाला, फ्लोटिक, लॉटिक। फॉर एग्जाम्पल रिवर हो गई। इकोटोन क्या होता है, जहाँ पे दो कम्युनिटीज और दो इकोसिस्टम मिलते हैं, उसको कहा जाता है इकोटोन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, फॉरेस्ट और ग्रास दोनों इकोसिस्टम जब मिलेंगे तो वहाँ पे जहाँ ट्रांजिशन जोन होगा उसको इकोटोन कहा जाएगा। इकोटोन में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करेगी। एंड इकोसिस्टम सबसे पहले किसने कॉइन किया था, एजी टैंसली ने। देन पिनको लाइन क्या होता है कि डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है aquatic एक वाटर बॉडी में। देन हेलोक्लाइन क्या होता है, सॉल्ट कितना है उसमें। थर्मोक्लाइन टेम्परेचर बताता है। देन एर्नी नाइस ने एक पहली बार डीप इकोलॉजी का वर्ड यूज किया था। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में, इंडियन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में पास हुआ था। देन हम लोग अगर बात करें तो इको सेंसिटिव जोन्स जो हैं वो कहाँ पे मेंशन की गई हैं, उनको मेंशन कहा किया गया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। वहाँ पे सारी एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया गया है क्या, नहीं, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर को अलाउ किया गया है। बहुत सारी एक्टिविटी अलाउड भी हैं वहाँ पर। सो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पर इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द, इकोलॉजी किसका स्टडी है, बिटवीन द, दैट इज द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। सो हमारा आंसर पहला है, इकोलॉजी इज द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब है ओइको। ओइको का मतलब होता है एनवायरनमेंट। इट इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। देन इकोलॉजी को पहली बार ये वर्ड को यूज किसने किया था, तो वो थे अर्नेस्ट हैकल। So he was the first person who had used this word. That was the ecology. So you can see it. Ernest Haeckel पहले जो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इस वर्ड को यूज किया था। देन हैकल डिफाइंड द इकोलॉजी। हैकल ने इकोलॉजी को क्या डिफाइन किया था, he defined the ecology as the study of relationship between the organism and the environment. Now द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम सबसे पहले किसने यूज किया था, तो वो थे एजी टैंसली ने। टैंसली हैं पहली बार किसने यूज किया था, एजी टैंसली। डी ऑप्शन है हमारा। 1935 में पहली बार उन्होंने ये वर्ड यूज किया था। इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इकोसिस्टम इज हाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विथ देयर सराउंडिंग एंड बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इन देयर सराउंडिंग। बायोटिक कंपोनेंट जिसके अंदर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट होता है, अबायोटिक कंपोनेंट जहाँ पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं होता है। नाउ विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इकोसिस्टम। अच्छा, इसमें ट्रू क्या नहीं है इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग लिए। इकोसिस्टम इट रिप्रेजेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट इन एनी स्पेस टाइम यूनिट। इट इज अ फंक्शनल यूनिट। इट हैज ओन प्रोडक्टिविटी। इट इज अ क्लोज सिस्टम। ओके, जो इकोसिस्टम है वो ओपन सिस्टम होता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी एनिमल रह सकता है, तो वो ओपन सिस्टम है। इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजक्शन विद द नॉन लिविंग components. Now important feature of ecology are it is open system. Here there is a integration of the various animals. It is a basic functioning unit of life. It consists both biotic and abiotic component यहाँ पर आएंगे। And which of the following is not correct about the ecosystem। अच्छा, इसमें करेक्ट कौन सा नहीं है, इट इज अ क्लोज सिस्टम, तो वही करेक्ट नहीं है यहाँ पर, वही क्वेश्चन है। विच फोर कॉम्पोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या क्या होता है उसके अंदर, तो इकोसिस्टम के अंदर अगर हम बात करेंगे तो अबायोटिक कॉम्पोनेंट, अबायोटिक मटेरियल्स होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर होते हैं। So there are four basic components of ecosystem: abiotic component, producer, consumer and decomposer. Okay, so which of the following is the best description of ecosystem? So ecosystem का सबसे अच्छा definition क्या है, it is a community of, option C, community of organisms together with the environment in which they live. देन विच आर द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल मतलब कि जिसको ह्यूमंस ने बनाया हो, तो यहाँ पर पॉन्ड तो जो है, चलो अच्छा पॉन्ड नेचुरल हो सकता है, फॉरेस्ट भी नेचुरल होगा, फील्ड
जो फील्ड होता है वो तो इंसान ने बनाया होगा ना, तो फील्ड ही है आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नेचुरल इकोसिस्टम? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल राइस फील्ड, ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, लेक, सब कुछ यहाँ पे। राइस फील्ड तो इंसान बनाएगा ना, तो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। सो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होगा? जिसको इंसान ने बनाया होगा। ऑर्कर्ड, ऑर्कर्ड मतलब बगीचा, फार्म लैंड, गार्डन, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आर्टिफिशियल में आएंगे हमेशा, याद रखना आप लोग। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द इन्वायरमेंट इन ए गिवन एरिया, उसको क्या कहा जाता है? कैरिंग कैपेसिटी। द मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड, कि जो इन्वायरमेंट है वो कितने लाइफ को सपोर्ट करेगा, इसी को कहा जाता है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट आल्सो द फंक्शनल रोल? तो ये क्या है? इकोलॉजिकल नीश। जो इकोलॉजिकल नीश होता है वो बताता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक प्रॉपर प्लेस होता है एनवायरनमेंट में। द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है द एक्चुअल लोकेशन वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्स इज नोन एज द habitat. So the location or place where the organism lives is called the habitat. जहाँ पे एक एनिमल रहेगा उसकी जगह को क्या कहेंगे? हैबिटाट। बायोम क्या होता है? बायोम इज ए प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी दैट कवर्स लार्ज जोग्राफिकल एरिया। सो बायोम जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, ये बायोम होता है कि उसके अंदर बहुत बड़ा एरिया आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस? सबसे ज़्यादा एक अर्थ सरफेस पे कौन सा इकोसिस्टम होगा? मरीन इकोसिस्टम, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ओशन ही है ना। कैसे दिमाग लगाएंगे तो आ जाता है अपने को। सो aquatic इकोसिस्टम होगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा। मरीन इकोसिस्टम आर द बिगेस्ट इकोसिस्टम बिकॉज 71% जो अर्थ है वहाँ पर क्या है? 71% अर्थ पे वाटर है, तो इसके लिए। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड? इकोसिस्टम का सबसे लार्जेस्ट कौन सा इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड का? तो भी ओशन ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ओशन ही है ना। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस? कौन नहीं हेल्प करेगा? कटिंग फॉरेस्ट, अफॉरेस्टेशन, रेन वाटर मैनेजमेंट, बायोस्फीयर रिजर्व। सो कटिंग फॉरेस्ट कैसे हेल्प करेगा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में? इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब कि जो इकोलॉजी है, जो इन्वायरमेंट है, उसका बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। तो ज़्यादा ट्री कट करोगे तो कैसे मेंटेन होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया? डिफॉरेस्टेशन है सबसे बड़ा रीजन, जो है डिफॉरेस्टेशन, हम लोग ट्रीज को काट रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट दैट डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिकल बैलेंस? लंबरिंग, लंबरिंग मतलब ट्री को काटना, उसको लंबरिंग एक वर्ड और होता है, तो इसको लंबरिंग वो इकोलॉजिकल को डिसबैलेंस कर देता है। द हाइएस्ट ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन बाय, सबसे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल मतलब कौन करेगा, कौन जाएगा? तो वो है ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस क्योंकि वो तो दोनों खा सकते हैं ना। प्रोड्यूसर तो सबसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे रहेगा, हर्बीवोरस सेकंड पे रहेगा, कार्निवोरस थर्ड पे रहेगा, लेकिन ऑमनीवोरस दोनों खा सकता है, कुछ भी खाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम? तो इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट है। हमें बायोटिक कंपोनेंट कौन सा नहीं है, कौन सा ऐसा नहीं है जो कि जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट होती है? तो यहाँ पर जो एयर है उसके अंदर लाइफ नहीं एग्जिस्ट होती है, तो वो बायोटिक कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट पूछा गया है। ओके, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इको बॉडी इज, सबकी सोर्स कौन है एनर्जी का? सो दैट इज द सोलर एनर्जी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, concerning the food chains in ecosystem, which of the following kind of organism are known as the decomposer organisms? so यहाँ पर decomposer कौन है? वायरस है decomposer? नहीं। फंगाई है? पता नहीं। बैक्टीरिया है? so fungi and bacteria is the answer 2 and 3.
सो डिकम्पोजर कौन होते हैं? दे आर द नेचर्स रिसाइक्लर्स। क्या करेंगे वो? किसी भी डेड बॉडी को उसको वो लोग रिड्यूस कर देंगे, ख़त्म कर देंगे पूरा। सो दे आर द बैक्टीरिया एंड फंगाई, जैसे ईस्ट, मोल्ड, ये जो होते हैं ना, मशरूम, ये सब कहाँ डेड बॉडी पे उगते हैं, मतलब कि कोई चीज़ सड़ रही है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ इन एन इकोसिस्टम? सेलेक्ट द आंसर। सो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? Okay, if we talk about deer is the primary consumer, and it is a primary consumer. So one and two, because fox तो घास नहीं खा सकता, टाइगर भी नहीं खा सकता ना, सो आंसर वन होता है। मेनली हर्बिवोरस इन द फूड चेन आर कंसिडर्ड एज द primary consumer. So deer is a herbivorous, primary consumer, ant is also decomposer भी है, primary consumer भी है, मतलब कि वो प्लांट भी थोड़ा सा इधर उधर की चीज़ें खा लेती है। तो एंड टाइगर तो कार्निवोरस है, फॉक्स ऑमनिवोरस है। इन फूड चेन मैन क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। वो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों कंज्यूमर है, क्योंकि कुछ भी खा लेगा ह्यूमंस तो। 10% लॉ, 10% लॉ किससे रिलेटेड है? तो 10% लॉ की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर। वो इसको रेमंड लिंडेमैन ने पहली बार बताया था कि 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक से दूसरे लेवल पे पास होती है। इन द मरीन इन्वायरमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर आर, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कौन होते हैं? सो फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन आर द माइक्रो एल्गे, बहुत छोटे छोटे होते हैं, सिमिलर टू द टेरेस्ट्रियल प्लांट, दे कंटेन क्लोरोफिल, और वहाँ पे वो लोग सनलाइट यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कभी कभी ओशन में ऊपर भी रहते हैं। और इनको स्मॉल फिश खाएंगे, स्मॉल फिश को बड़े फिश खाएंगे, एंड दिस गोज ऑन। Among the biotic components of the ecosystem, the producer system is green plants, because green plants are only the producer, और कोई producer नहीं है। ट्रॉफिक लेवल वन इंक्लूड, ट्रॉफिक लेवल वन पे क्या आएगा? ग्रीन प्लांट, क्योंकि वही तो सबसे पहले है ना। तो क्योंकि हर्बिवोरस ट्रॉफिक लेवल टू पे आ जाएंगे। व्हाट इज ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम? प्राइमरी कंज्यूमर आर लीस्ट डिपेंडेंट। What is the true? Primary consumers are outnumber the producer. Producers are more than primary consumer. Secondary consumer are largest and most powerful. Producer are more than the प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर हैं वो ज़्यादा ही होंगे ना, ग्रास ज़्यादा होंगे कंपेयर टू द एनिमल्स। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? माउंटेन मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, गलत है। अबायोटिक कंपोनेंट बैक्टीरिया, गलत है, वो बायोटिक कंपोनेंट है। ग्रीन प्लांट इकोसिस्टम, रेनफॉल, ग्लोबल वार्मिंग, सी इज द करेक्ट आंसर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फूड चेन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या होगा फूड चेन का? ग्रास, ग्रास ऑपर, फ्रॉग, स्नेक। ग्रास, ग्रास ऑपर, स्नेक, फ्रॉग, ये ही राइट है, क्योंकि ग्रास को ग्रास ऑपर खाएगा, और ग्रास ऑपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खा लेगा। तो यहाँ पे ये फूड चेन कंप्लीट हो गया हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन? यहाँ पे कौन सा फूड चेन है? गोट, ओके, ग्रास, वीट, मैंगो, लेकिन वीट को मैंगो थोड़ी नहीं खाता है। ग्रास, गोट, ह्यूमन, समवेयर राइट। ग्रास, गोट, काउ, एलिफेंट, रॉन्ग। तो बी इज द आंसर, बिकॉज ग्रास को गोट खाएगी, गोट को ह्यूमंस खा जाएंगे। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम, जो एनर्जी का पिरामिड होता है, इट इज ऑलवेज अपराइट। सो एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, वो हमेशा सीधा ही होगा, क्योंकि हमें पता है एनर्जी जो होगी वो ऊपर कम ही जाती है, कभी ज़्यादा एनर्जी नहीं जाएगी। बायोमास पिरामिड इज रिज ऑफ पिरामिड इन विच टाइप ऑफ? सो बायोमास जो पिरामिड है कहाँ पर रिज उल्टा रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा? तो हमें पता है कि अगर जो उल्टा रहेगा वो पॉन्ड में ही होगा, बिकॉज पॉन्ड में क्या होगा कि द पिरामिड ऑफ बायोमास इज a geographical representation that depicts the extent of biomass per unit area with different trophic levels in ecosystem. ग्रास लैंड जो होंगे, जैसे कि जो ग्रास लैंड और फॉरेस्ट होंगे, वहाँ पर बायोमास जो होगा ग्रेजुअल डिक्रीज होता है सक्सेसिव लेवल पे। बट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले ही कम रहेगा, उसके बाद ज़्यादा ज़्यादा होता जाता है।
An inverted pyramid of biomass can be found in which ecosystem? So inverted pyramid हमें कहाँ मिलेगा? मरीन में मिलेगा. Then बिकॉज मरीन में क्या होता है, फिश जो होती है, फिश का बायोमास वो फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा होगा. फिश का जो वेट होगा वो छोटे छोटे जो प्लांट्स होंगे उनसे ज़्यादा होगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज लाइकली टू शो द हाइस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी? तो डीडीटी सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा? वो जो टर्चरी पे रहेगा. टर्चरी यहाँ पर स्नेक ही रहेगा जो सबसे ऊपर रहेगा. तो बिकॉज ग्रास ऑपर को कौन खाएगा? फ्रॉक खाएगा. फ्रॉक को स्नेक खाएगा. तो स्नेक के अंदर सबसे ज़्यादा डीडीटी होगा. डेट बायोमैग्निफिकेशन का कंसेप्ट है ये. अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग विच द ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम. सो अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल. अच्छा, जो एनर्जी होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ती है कि घटती है? ऑफकोर्स डिक्रीज होती है. कितना परसेंट एनर्जी पास होती है आप लोग बताइएगा मुझे, कमेंट करिए. द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर. तो ये सेम क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट इको फ्रेंडली? तो यूकेलिप्टस है वो, जो कि इसको इकोसिस्टम्स एबल भी कहा जाता है और इनेमी भी कहा जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज. तो सेम टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर. लेंटिक हैबिटाट. तो एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक हैबिटाट कौन है? लेंटिक हैबिटाट मतलब जो पानी एक ही जगह पर रहेगा उसको लेंटिक हैबिटाट. पॉन्ड और स्वैम्प, क्योंकि रिवर तो बहती रहेगी, वाटरफॉल बहता रहेगा, तो वही पॉन्ड और स्वैम्प होगा. बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन एज द. जो ट्रांजिशनल जोन होता है उसको इकोटोन कहा जाता है. सो इकोटोन इज द रीजन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज. जैसे ग्रास लैंड हो गया और मरीन इकोसिस्टम हो गया, तो वहाँ पे जहाँ ट्रांजिशन जोन होगा उसको इकोटोन कहते हैं. वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट होगी, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम ओशन है, क्योंकि वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट होती है. कोरल रीफ्स हो गए, वहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी होती है. मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम ओशन. सेम क्वेश्चन. एंथ्रोपोजेनिक एग्जाम्पल ऑफ बायोम कौन सा है? एंथ्रोपोजेनिक जो है, फॉर एग्जाम्पल जो क्रॉप प्लांट है तो वो एंथ्रोपोजेनिक बायोम है, मतलब इसको इंसानों ने बनाया है इस चीज़ को. ओके. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन द ट्रॉपिकल वाटर्स. More than one third of the world's coral reefs are located in the territories of Australia, Indonesia, Philippines. दोनों ऑप्शन राइट हैं कि कोरल रीफ्स ट्रॉपिकल में ही सबसे ज़्यादा दिखती हैं, और वन थर्ड कोरल रीफ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन में दिखती हैं. कोरल रीफ होस्ट फॉर मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज हॉस्टेड बाय द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. हाँ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनिमल एग्जिस्ट होते हैं कोरल रीफ्स में. 1 2 3 ऑल आर ट्रू. सबसे बड़ी जो रीफ है वो ग्रेट बैरियर रीफ है. एंड सब ज़्यादा कहाँ दिखते हैं? इक्वेटोरियल एरियाज में दिखते हैं. सब ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस में है. यहाँ पे बहुत सारा डाइवर्सिटी है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ? सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है? तो डैट इज द हाइड्रोस लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ, दैट इज द हाइड्रोस्फीयर. सबसे ज़्यादा बड़ा इकोसिस्टम है. द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल. एलिमेंट्स का जो साइक्लिंग होता है उसको क्या कहते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल. इन केस which one of the following biogeochemical cycle, the weathering of rocks is the main source of current release of nutrient. सो वेदरिंग ऑफ रॉक किसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? तो दैट इज द फॉस्फोरस साइकिल. फॉस्फोरस साइकिल में वेदरिंग ऑफ रॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉस्फोरस साइकिल में, बिकॉज फॉस्फोरस जो है हमेशा फॉस्फेट के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है. ये जो बर्ड्स का बीट होता है उसमें भी होता है फॉस्फोरस, तो इसलिए ये पत्थरों पे रहता है. The movement of nutrient element through various component in an ecosystem is called movement of nutrient elements. तो उसको बोलते हैं biogeochemical cycle. Not related to the environment ecological balance. So which one of the following is not related to the ecological balance? कौन सा related नहीं है? That is the industrial management. उसका यहाँ पे रिलेशन ही नहीं होगा. इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी किसका स्लोगन था? तो ये चिपको मूवमेंट का स्लोगन था.
जो कि उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था। चिपको मूवमेंट एक प्लांट कंजर्वेशन मूवमेंट हुआ करता था, 1973 में स्टार्ट हुआ था। गौरा देवी गेट अदर वुमन अराउंड घरवाल विलेज, और एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ वर्ड है तो देखते हैं राइट क्या है। इकोसिस्टम को टैंसली ने पहली बार बताया था, हाँ राइट है। दो ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्व्स टर्म ऑटोट्रॉफ, यस। कंज्यूमर्स कंज्यूम देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, नहीं, रॉन्ग है। डिकम्पोजर कन्वर्ट इन ऑर्गेनिक मैटर, रॉन्ग है। तो 1 2 इज ओनली राइट, ए इज राइट ऑप्शन। Then, which one of the following is the correct sequence of ecosystem in order of decreasing order? Correct sequence of ecosystem in decreasing productivity. So सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपको मैंग्रोव में मिलेगी, फिर ओशन में मिलेगी, ग्रासलैंड में, लेक्स में मिलेगी। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी सॉरी मैंग्रोव में मिलेगी, फिर ग्रासलैंड में, फिर लेक में, फिर ओशन में। सो मैंग्रोव के बाद ग्रासलैंड है। प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है यहाँ पर। Which concerning the food chains in ecosystem, consider the following ecosystems. A food chain illustrates the order in which a chain of organisms fits upon each other. Yes, food chain are found within the population of a species. Food chains illustrates the number of organisms which are eaten by the other. नहीं, वो ये तो नहीं बता सकती। ओनली वन इज द राइट। नाउ मोस्ट ऑब्वियस एस्पेक्ट ऑफ नेचर इज द देयर इज अ energy must pass from one level to another. When herbivores feed upon the plants, energy transfer from plant to animal. In an ecosystem, some of the animals feed on other animals, while some feed on dead matter. The latter from the detritus food chain. Each food chain has only 4 or 5 such links. फूड चेन्स आर नॉट फाउंड इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। तो फूड चेन जो है वो सेम पॉपुलेशन में नहीं होंगी ना, कि ह्यूमन ह्यूमन को खाएगा या स्नेक स्नेक को खाएगा, मतलब कि ये ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं हो सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, हाँ ये तो करेक्ट है, तो ए ही करेक्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। द एनर्जी एंटर्स फ्रॉम द through the plants by the sun. This energy is then passed to the other organism. Energy is given by the organism, and so okay, चलिए आगे चलते हैं। सो डीप इकोलॉजी पहली बार वर्ड किसने यूज किया था? एनी नैश ने यूज किया था डीप इकोलॉजी 1972 में। इकोलॉजिकल नीश किसने सबसे पहले किया था? तो ग्रिनेल ने पहली बार बताया था, जोसेफ ग्रिनेल ने, इकोलॉजिकल नीश। द मेजरमेंट ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किस में लिया जाता है? तो ग्लोबल हेक्टर्स में लिया जाता है, वो ग्लोबल हेक्टर्स में। द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज अ मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑफ फ्रॉम द अर्थ इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मतलब हम कितना डिमांड कर रहे हैं अर्थ से, और उसको मेजर किया जाता है, इट इज मेजर्ड इन द ग्लोबल हेक्टर्स। नाउ इट इंक्लूड्स द फ्रूट, वेजिटेबल्स, फूड फाइबर, फॉसिल फ्यूल, ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल हेक्टर्स में द मिनिमम एरिया ऑफ द लैंड अक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सस्टेन लाइफ ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड, सो दैट इज नोन एज द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। एक इंसान कितना चीज़ें यूज करेगा उसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन? इट इज अ मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द, सो इट इज द लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 इमिशन इन अ गिवन ईयर। कि CO2 कितना डैमेज कर रहा है एनवायरमेंट को, उसी को बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है 1986। द SC, the ST and the other traditional forest dwellers act, that was the okay forest conservation act 1988। so let's go, चलिए देखते हैं। तो ये 2006 में ये वाला एक्ट आया था, एंड ये एक्ट जो था फॉरेस्ट एक्ट वाला 1980 में आया था। जो अच्छा जो राइट है वो बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि और क्वेश्चंस रॉन्ग आए हैं तो नहीं बोल सकते हम। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम: provisioning, supporting, regulating, preserving, culture. Which one of the following is supporting servicing? Supporting service, तो supporting service कौन सी है यहाँ पर? That is the nutrient cycling and crop pollination, वो supporting service है।
सो ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया है बट पीसीएस में आ जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन? तो सबसे पहले डायटम्स है, फिर क्रस्टेशियन है, फिर हेरिंग्स है। तो डायटम, क्रस्टेशियन, हेरिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और द बायोनोमिक्स? बायोनॉमिक्स, इट इज मीन द मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, रॉन्ग है। इट इज सिनोनिमस विथ इकोलॉजी, इट स्ट्रेसेस द वैल्यू ऑफ नेचुरल सिस्टम विच इन्फ्लुएंस द ह्यूमन सिस्टम। सो यहाँ पर 2 और 3 राइट है। In ecology, bionomics is the study of the organism and its relation to the environment. Another way of expressing this word is the ecology. So bionomics और ecology एक ही चीज़ें हो जाती हैं। And it stresses the value of natural ecosystem which influence human system. It not related to the management of life. Management of life से related नहीं है। Which one of the following show density gradient? तो डेंसिटी ग्रेडियंट जो है वो पिनकोलाइन है। पिनकोलाइन वो डेंसिटी ग्रेडियंट बताता है। हेलोसाइन सॉल्ट ग्रेडियंट, थर्मोक्लाइन टेम्परेचर ग्रेडियंट। In context of the ecosystem productivity, marine upwelling zones are important as they increase the marine productivity. Marine upwelling zones क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे नीचे से गर्म पानी, नीचे से जो ठंडा पानी है वो ऊपर आता है, कहीं कहीं पर होता है ये चीज़ें। तो वहाँ पर क्या होंगे? वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स सरफेस पे आ जाते हैं। देन डिकम्पोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस। तो यहाँ पे मेनली न्यूट्रिएंट्स ही सरफेस पे आते हैं और कुछ नहीं होता। विंड ब्लोइंग अक्रॉस द ओशन सरफेस पुश अवे द वाटर, वाटर देन राइजेस फ्रॉम द बीनीथ टू द सरफेस to replace the water that was pushed away. This is called upwelling. Water that rises to the surface as a result of upwelling is colder and rich in nutrient, and the nutrients fertilize surface water, meaning that the surface water often have high biological productivity, therefore good fishing grounds are there. इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की बात करें तो वो कहाँ पे 1972 एक्ट में आता है? नहीं, 1996 में आता है। पर्पज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ये तो गलत है। कभी भी एक्सट्रीम सेंटेंस पूछता है तो रॉन्ग हो जाता है कि ऑल, तो ये गलत है। तो नाइदर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन पहली बार मेंशन हुआ है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। टूरिज्म एक्टिविटी लाइक फ्लाइंग, अदर प्रोटेक्टेड एरिया लाइक एयरक्राफ्ट, हॉट बलून एयर, सॉलिड वेस्ट इन नेचुरल वाटर बॉडीज, टेरेस्ट्रियल एरियाज, तो ये सब प्रोहिबिट है। बट वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज अलाउड है। फेलिंग ऑफ ट्रीज, होटल, रिसोर्ट, ये सबको इस्टेब्लिश करना, और एग्रीकल्चर भी अलाउड किया जाता है। Given below are the two statements. One is labeled as assertion and another is reason. Assertion क्या है? Various components of an ecosystem are not interdependent. Assertion ही wrong है। आसान से आ गया आंसर, चलो छोड़ो। जब असर्शन रॉन्ग है तो आर ट्रू है, बस एक ही ऑप्शन है यहाँ पर ना। तो ये सबसे आसान था। इन द ग्रास लैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ। ट्री डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस, ट्री जो है वो ग्रासेस को नहीं हटा के आता। क्यों? बिकॉज ऑफ द देयर इज ए वाटर लिमिट एंड फायर। इकोलॉजिकल सक्सेशन ग्रेजुअल, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच द इकोसिस्टम चेंजेस। इन ग्रासलैंड ट्रीज हैव ऑलरेडी बीन क्लियर्ड due to the fire or something else. Without the trees to hold them, water washes away and the underline become pioneer population, which is replaced by the grass. The grass however absorb most of the water because it reaches the root of the shrub. Such ecological succession did not occur beyond the grass. द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन किसने दिया था? तो ये जो कंसेप्ट है ये बेनेट ने दिया था इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का, जॉन डब्ल्यू बेनेट। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। सो द टर्म concept of ecological transition was given by the Bennett, that was the John W. Bennett, and he proposed this concept in his book The Ecological Transition, Cultural Anthropology and Human Adaptation. Ecological transition means development of an anthropocentric orientation towards the natural world that emerged in the Western Renaissance but has since characterized every civilization and nation. Ecologically speaking, the transition is expressed in the growing incorporation of nature into culture and by the breakdown of local self-sufficiency.
the entire sequence of community that successively change in a particular area. So entire community that change, that is the C-ray. The entire sequence of community that successfully change is known as the C-ray. ये भी यूपीपीसीएस में आया है, तो यूपीपीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूपीपीसीएस में यूपीपीसीएस बीपीएस से कोई भी एग्जाम देना है तो घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फेसेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले होता है न्यूडेशन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेसेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन। तो सबसे पहले होता है न्यूडेशन, न्यूडेशन के बाद माइग्रेशन, इसेसिस रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन। Which one of the following is the correct order of biological organization ranging from organism to biosphere? So सबसे पहले पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद क्या होगा, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद लैंडस्केप आएगा। सी इज द ऑप्शन। ये भी देखिए यूपीपीसीएस 2017 में आया था। तो इकोसिस्टम, द प्रोडक्शन विद द ऑटोट्रॉफ लेवल इज सेड टू बी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द प्रोडक्शन एट द हेटरोट्रॉफिक लेवल। विच ऑन द फॉलोइंग इज ट्रू, बोथ, क्योंकि जो सबसे पहले रहेगा तो वही ऑटोट्रॉफ है, देन सेकेंड था हर्बिवोरस, तो सेकेंडरी है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है, तो इट्स ऑफकोर्स मैंग्रूव्स, मैंग्रूव्स बाद ग्रासलैंड, लेक्स, ओशन। ये क्वेश्चन यूपी आर में भी आ रहा है, आर में भी आ रहा है, यूपी पीसीएस में भी पूछेगा, तो फिर हर जगह ये क्वेश्चन आएगा। सो विद दिस वी हैव फिनिश दिस टॉपिक, दैट इज द इकोलॉजी। Thank you for watching this video.